चलिए, तो पिछले दिन हमने स्टडी किया था फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क को समराइज करना रह गया, तो अभी फ्रेमवर्क को समराइज करते हैं। सबसे पहली बात है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या है। मैंने बताया था फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। ढांचा का मतलब क्या है? एक बैकग्राउंड बनाया, एक फाउंडेशन बनाया, जिसके बेसिस पे आप किसी भी स्टैंडर्ड को या किसी भी लॉ को बना सकते हैं। यहां हम बात करें स्टैंडर्ड की, और मैंने एक डिफरेंस बताया था कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ले ले, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लॉ कंट्राडिक्ट करेगा, सपोज करो कि किसी कानून में ऐसी कोई बात लिखी है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं करता, तो वैसे केस में लॉ को नलीफाई कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी खत्म कर दी जाती है। या कोई सेक्शन अगर मिसमैच हो रहा है, तो सेक्शन को ही उसकी वैलिडिटी खत्म कर देती है। बट स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड में अगर फ्रेमवर्क से कोई स्टैंडर्ड मिसमैच कर रहा है, तो स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। जब फ्रेमवर्क रिव्यू होगा, तो फ्रेमवर्क में उसे कंसीडर किया जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क गाइडिंग फैक्टर जरूर है, लेकिन फ्रेमवर्क के पास कोई ओवरराइडिंग राइट नहीं है। मतलब ओवरराइडिंग प्रोविजन नहीं लगता है, गाइडिंग फैक्टर है। तो यहां लिखे पॉइंट नंबर 1, मैंडेट ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मैंडेट क्या है? फ्रेमवर्क इज गाइडिंग फैक्टर फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। प्रिपरेशन नहीं, फॉर्मुलेशन लिखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। However, if framework mismatch with the standards, then अगर फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड से मिसमैच करेगा, however if framework mismatch with the standards, then standard will override framework. अगर फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड से मिसमैच कर गया, तो स्टैंडर्ड्स के पास ज्यादा पावर है, फ्रेमवर्क के पास कम पावर है। मेन ये बात ही आपको ध्यान में रखनी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेमवर्क। पीछे तो बुक दे दिए थे ना, उसमें तो होगा ही। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, वो देखिए। एडवांटेज क्या है?
एडवांटेजेस। assist in development of standards। स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट में ये आपकी मदद करेगा। रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये रिड्यूस करता है। मैंने आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताई थी कि अगर हमारे पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो इंडिया के पॉलिटिक्स के जो हालात हैं, कोई भी कानून आपके सर पे उठा के थोप दिया जाता। होने के बाद इतनी सारी दिक्कतें हैं, नहीं होती तो और कितनी दिक्कतें होती। इसलिए अगर बेंचमार्क एक कोई चीज आपने बनाई है तो फिर सामने वाले को भी उसमें इंटरफेयर करने में दिक्कत लगता है, उसको भी सवाल उठेंगे कि भाई जब ये चीज ऐसी थी तो क्या सोच के आपने चेंज करवाया। तो वो एक इसका बड़ा फायदा है। और अवॉइड इनकंसिस्टेंसीज। इससे इनकंसिस्टेंसी भी अवॉइड होती है। अवॉइड इनकंसिस्टेंसीज। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस। यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मल्टीपल यूजर ग्रुप्स होते हैं, इसलिए एक बेस बनाने से दिक्कत होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव मल्टीपल यूजर ग्रुप्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मल्टीपल यूजर ग्रुप्स हैं, हेंस वन प्रिंसिपल या वन फ्रेमवर्क इज नॉट सुइटेबल फॉर ऑल। सबके लिए एक फ्रेमवर्क सुइटेबल नहीं है। डाइवर्स नीड्स requires multiple standards framework does not simplify standard setting process। फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई नहीं करता। ये बेस जरूर बता देता है, बट आपको करना पड़ेगा सब उतना ही जितना आप पहले कर रहे थे। मतलब आपको सारी जानकारी, सारा समय और जो प्रोसेस हो प्रोसेस लगाना ही पड़ेगा। तो ये था फ्रेमवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ
जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनीशन IFRS 18 में है, इंड 118 में। वो हम अभी जस्ट इस टॉपिक के खत्म होने के बाद आपको बताएंगे। बट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल मतलब है बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। ये हमारे पास जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड informations to primary user of financial statements जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए या क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इकोनॉमिक रिसोर्स, क्लेम अगेंस्ट दोज रिसोर्स, चेंजेज इन रिसोर्स एंड क्लेम, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे किया। और इस चीज का ध्यान रखें, सिंपली रिसोर्स का मतलब है एसेट और क्लेम का मतलब है लाइबिलिटी, सिंपल सेंस में। मतलब अगर बात करें रिसोर्स की तो रिसोर्स का क्या मतलब है? एसेट। और अगर बात करेंगे क्लेम की तो क्लेम का सिंपल मतलब क्या है? लाइबिलिटी। मतलब वो सिंपली कहते हैं कि आपने जो एसेट है और जो लाइबिलिटीज है और जो उसके चेंजेज हैं उसको किस तरीके से आपने रिपोर्ट किया वो दिखाना है यूजर्स को, और उसकी मैनेजमेंट कैसे हुई। अब सवाल है कि हमारे पास यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं कौन कौन। ये बात मैंने आपको बताई थी, हमारे पास में 6-7 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जिसमें कुछ प्राइमरी यूजर हैं, कुछ सेकेंडरी यूजर्स हैं। बट मैं सबको आपको यूजर्स में लिखवा देता हूं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन से हैं? शॉर्ट में लिखेंगे शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स। ये तो आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट ही हो रहा होता है, शेयर कैपिटल भी, लोन भी और क्रेडिटर्स भी। तो प्राइमरी यूजर तो ये हैं। इसके अलावा एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, पब्लिक, कस्टमर्स, ये सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं। इन यूजर्स को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एसेट्स कितना है, चेंजेज कितने हुए, लाइबिलिटीज कितने की है,
उस पे उसमें चेंजेस कितने आए और आपके पास में आपने एसेट की मैनेजमेंट कैसे की है, ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यही हमारे पास ऑब्जेक्टिव है किसका, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब आ जाते हैं हमारे पास कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है फंडामेंटल और एक है एडिशनल। फंडामेंटल और एडिशनल। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? रेलेवेंस, रेलेवेंस, सिर्फ काम की बात दें, आलतू फालतू चीज ना करें। मैंने बताया था वैसे ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड है आज के टाइम में। आप अगर एक चीज कोई भी आप इंटरनेट पे डालें या ए पे डालें, हजार चीजें निकल आएंगी। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ काम की बात रखें, फालतू बात बिल्कुल ना रखें। मेटीरियलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, प्रूडेंस, ये फंडामेंटल है। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम हटा ही नहीं सकते, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको रखने ही पड़ेंगे। जो एडिशनल है, जो एनहेंस कर सकता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है आपके पास में कंपेरेबिलिटी। कोशिश ये करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन पीरियड टू अनदर कंपेरेबल हो। वेरीफाइबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि ये जो फंडामेंटल दिख रहा है ये तो हम किसी भी कीमत पे छोड़ ही नहीं सकते, ये तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। जो एडिशनल दिख रहा है, एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको, इसमें से जितना आप कर सकते हैं उतना करें, कोशिश करें सब हो, अगर ना हो तो जितना हो सकता है उतना जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों को नहीं वेरीफाई कर सकते। जैसे स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं बैक डेट से और उसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन के बजाय स्पेकुलेशन होने लगे, तो आप फिर बैक डेट के बजाय प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी की इम्प्रैक्टिकेबिलिटी के ग्राउंड पे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप मैथमेटिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल रखा है। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी मतलब जो पिछले साल इंफॉर्मेशन दिख रही थी इस साल भी सेम होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन कई बार अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आता है और इसलिए कंपेरेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स मिसमैच भी कर सकता है, इसलिए इसको एडिशनल में रखा है कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल करना चाहिए। बट जहां पे
ना हो सके वहां पे ये फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल सिर्फ इतने। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के दो बड़े कॉन्स्टेंट हैं, एक टाइम और दूसरी कॉस्ट। तो यहां पे लिखें कॉन्स्टेंट ऑफ क्वालिटेटिव, यानी यहां पे लिख लेना टाइम एंड कॉस्ट्स आर टू मेन कंस्ट्रेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइम और कॉस्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के दो फंडामेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं। इन कंस्ट्रेंट्स को जरूर आपको कंसीडर करना है, ध्यान में रखना है कि भाई टाइम और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप जितना फुलफिल कर सकते हैं उतना फुलफिल करें। क्लियर हो गया? अब अगले पॉइंट पे लिखिए, पॉइंट नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शामिल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी का तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो भी एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो सब रिपोर्टिंग एंटिटी है, वो लीगल हो या लीगल ना हो। अकाउंट्स में इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है कि वो लीगल एंटिटी है या नहीं। तो रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंटिटी प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है वो सब क्या है? रिपोर्टिंग एंटिटी। नीड नॉट बी लीगल एंटिटी। ये लीगल एंटिटी हो जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है? बहुत सिंपल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम टेक्निकली बैलेंस शीट कहते हैं। आईएफआरएस में नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इंड एस में नाम है बैलेंस शीट। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था नाम से कोई कार्य नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड ओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड ओसीआई। ओसीआई मीन्स अदर कंप्रहेंसिव इनकम। ये अभी आईएफआरएस 18 में आप सीखेंगे, इंड एस 119 118 में, कि प्रॉफिट लॉस क्या है और अदर कंप्रहेंसिव इनकम क्या है। इंडिया में टेक्निकली हम पीएल अकाउंट कह देते हैं, लेकिन है यहां भी पीएल अलग दिखता है, ओसीआई अलग दिखता है। और अब तो पीएल को भी सब पार्ट्स कर दिया है, बहुत सारे पार्ट्स कर दिए हैं आईएफआरएस 18 में। तो उसको एनालाइज करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। इसके अलावे हमारे पास आ गए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज,
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, मैनेजमेंट कमेंट्री एंड नोट्स। ये सारी चीजें यहां कवर्ड हैं। इसको डिटेल में आप IFRS 18 में अभी सीखेंगे। हर हेड्स की अलग अलग एनालिसिस है, उसके फॉर्मेट्स है। कैश फ्लो के लिए अलग से स्टैंडर्ड है, बाकी सबकी एनालिसिस आप IFRS 18 में सीख जाएंगे। अब हमें अगले पॉइंट पे आना है, समराइज तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ, ये नंबरिंग ठीक है ना, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तीन एलिमेंट बैलेंस शीट में है और 2 एलिमेंट प्रॉफिट लॉस में। तो अगर एलिमेंट्स की स्टडी करें, बैलेंस शीट रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस रिलेटेड। बैलेंस शीट रिलेटेड क्या है और प्रॉफिट लॉस रिलेटेड क्या है? बैलेंस शीट में तीन चीजें हैं, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। और प्रॉफिट लॉस में दो है, इनकम एंड एक्सपेंसेज। तो यहां पे अगर एसेट्स की बात करें, मैंने बताया था एसेट्स के डेफिनेशन को स्लाइटली समराइज कर दिया है, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी ड्यू टू पास्ट इवेंट। लायबिलिटी का मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट रिक्वायरिंग ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स। फ्रॉम पास्ट इवेंट requiring transfer of resources। इक्विटी, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल
सारी लाइबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद जो रेसिडुअल बने, उस रेसिडुअल को हम क्या कहते हैं? इक्विटी। अब इनकम का इंक्रीज इन इक्विटी other than shareholder contribution. इक्विटी में इंक्रीज हुआ शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन के अलावा। एक्सपेंसेज डिक्रीज इन इक्विटी डिक्रीज इन इक्विटी, ये तो इनकम था ना, इनकम नहीं लिखा मैंने। डिक्रीज इन इक्विटी एक्सेप्ट इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दो तो जो बच गया वो सब के सब क्या है? एक्सपेंसेज। तो स्टैंडर्ड ने, फ्रेमवर्क ने क्या किया रिसेंटली, जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके डेफिनेशन को छोटा कर दिया है। लेकिन ये छोटा डेफिनेशन स्ट्रांग ज्यादा है, क्योंकि डेफिनेशन जितना छोटा होगा उसकी कवरेज उतनी वाइड होगी, और डेफिनेशन जितना बड़ा होता है उसकी कवरेज उतनी कमजोर हो जाती है। तो ये बेहतर डेफिनेशन है और इसमें ज्यादा क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं हमारे पास में रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन, पॉइंट नंबर 7। रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है डेटा कैप्चर करना, और डी रिकॉग्निशन का मतलब होता है डेटा रिमूव कर देना। सिंपल मतलब इतना ही है, बाकी अंग्रेजी ज्यादा यहां पे नहीं लिखते, आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। हर स्टैंडर्ड में आप रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन अलग अलग पढ़ेंगे ही, सिर्फ यहां मीनिंग समझ लेना है। कैप्चरिंग डेटा, डी रिकॉग्निशन रिमूविंग डेटा। अगर आप इसको बेहतर एनालाइज करना चाहते हैं तो सिंपल समझो, आपके पास अगर कोई एसेट है तो आप कब रिकॉर्ड करेंगे? जब एसेट पे आपका कंट्रोल हो जाए। जिस दिन एसेट आपके कंट्रोल में आ जाएगा आप रिकॉर्ड कर दें। उसको डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब एसेट में जितना भी बेनिफिट था वो कंज्यूम हो गया तो बुक से हट जाएगा। लाइबिलिटी कब रिकॉर्ड करेंगे? जब ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। कब रिमूव करेंगे? जब ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये हर एसेट लाइबिलिटी के साथ अलग अलग रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन का रूल आएगा। बट प्राइमरी मतलब क्या है? रिकॉग्निशन का मतलब डेटा कैप्चर करना, और डी रिकॉग्निशन का मतलब डेटा रिमूव कर देना। अब लिखेंगे मेजरमेंट के कितने बेसिस हैं? मेजरमेंट बेसिस, मेजरमेंट बेसिस। हमारे पास जनरल मेजरमेंट के दो बेसिस हैं, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक करेंट वैल्यू।
मतलब आप किसी भी एसेट्स लाइबिलिटीज को या तो हिस्टोरिकल वैल्यू पे रख सकते हैं या करंट वैल्यू पे रख सकते हैं। और पिछले ही दिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि कभी भी ये ना समझना कि आईएफआरएस का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ फेयर वैल्यू है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब आप जानते हैं, एक्विजिशन प्राइस। और करेंट वैल्यू का क्या मतलब है? करेंट वैल्यू का मतलब है हमारे पास में फेयर वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कई बार फेयर वैल्यू भी हो जाती है, तो करंट कॉस्ट लिख दो। कई बार हम इसको नेटलाइजेबल वैल्यू या फुलफिलमेंट वैल्यू भी कहते हैं, कभी कभी वैल्यू इन यूज भी कहते हैं। तो आपको बेसिकली सिर्फ ये समझना है कि एक हो गई हमारे पास एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जिस पे हमने ट्रांजैक्शन किया, और दूसरी हो गई करंट वैल्यू जो आज वैल्यूएशन है। उसमें कई तरीके हो सकते हैं, फेयर वैल्यूएशन, रिप्लेसमेंट वैल्यूएशन, करंट कॉस्ट वैल्यूएशन, इसके अलावा कई बार वैल्यू इन यूज वैल्यूएशन, फुलफिलमेंट वैल्यूएशन, अलग अलग नाम है, थोड़े थोड़े टेक्निकल डिफरेंस है। बट आपको ये समझना है कि हमारे पास दो तरीके के बेसिस हैं मेजरमेंट के, एक एक्विजिशन प्राइस और एक जिस दिन रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी प्राइस। अब उसमें जो स्वीटेबल बैठेगा वो लेंगे। आगे जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो हर चीज की आपको एक्सप्लेनेशन नजर आ जाएगी। मोस्टली जब फेयर वैल्यू का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तभी ये जितनी भी तरीके की चीजें हैं वो सब आपको समझ आ जाएंगी। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 9, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जनरल प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के रूल आईएफआरएस 18 में है और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड वाइज है। रूल्स ऑफ जनरल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर governed by IFRS 18 Ind AS 118। Specific presentation and disclosure in appropriate standard। वैसे आप फ्रेमवर्क में जाएंगे तो आपको कुछ बातें लिखी हुई मिल जाएंगी, बट हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जनरल प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के रूल के लिए अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है, और स्पेसिफिक जो है डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन वो सब स्टैंडर्ड में अलग अलग दे रखा है। पीपीई का पीपीई में,
इंटेंजिबल का इंटेंजिबल में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो अलग अलग जगह बना हुआ है, इसलिए इस पे यहाँ पे डिटेल्स हमें लगाने की जरूरत नहीं है। और अब आ जाता है हमारे पास में कैपिटल मेंटेनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल दो तरीके के होते हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल और दूसरा होता है फिजिकल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। अगर आप ध्यान से समझें तो फाइनेंशियल कैपिटल में प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो आप नॉर्मल जानते हैं। जितना नेट एज इक्विटी इंक्रीज हुई उतना आपका प्रॉफिट है, यानी इसको कह सकते हैं नेट इंक्रीज इन इक्विटी। चाहे वो प्राइस एस्केलेशन की वजह से हुआ हो या बिजनेस ऑपरेशन की वजह से हुआ हो, ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। लेकिन फिजिकल कैपिटल में हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू निकालते हैं। यहां जो आप प्रॉफिट निकालेंगे उसके लिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस इन्फ्लेशन एडजस्टेड ओपनिंग कैपिटल। कहने का सिंपल मतलब है कि प्राइस चेंज की वजह से जो असर है, प्राइस चेंज का जो असर है वो असर को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ड्राइंग तो आप जोड़ेंगे ही और कैपिटल कंट्रीब्यूशन घटाएंगे। कहने का सिंपल मतलब यह है कि जब हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की, तो फिजिकल कैपिटल का सिंपल मतलब यह होता है कि आपने प्राइस के एस्केलेशन को हटाने के बाद नेट कितना बनाया, मतलब एक्चुअल बिजनेस ऑपरेट करके कितना कमाया। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल की, तो वो कहता है टोटल कितना कमाया है, चाहे किसी भी तरीके से कमाया हो। कमाई का मतलब कमाई है, उसमें ज्यादा तीन तेरह करने की जरूरत नहीं है। बट अभी ये सवाल जरूर है कि ज्यादातर कंपनीज की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे अभी हमारा फिजिकल कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ आज के जमाने में क्या चलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल। बट फ्रेमवर्क में दोनों बातें लिखी हैं, फिजिकल भी और फाइनेंशियल भी। तो ये था हमारा फ्रेमवर्क की समरी। और फ्रेमवर्क समझने के बाद आपको ये समझ आ गया है कि जो आगे स्टैंडर्ड बनेगा उसमें किन किन चीजों का यूज हो सकता है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का, रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन का, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जैसे एसेट लायबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंसेज का, मेजरमेंट बेसिस का, ये सारी चीजें आप यूज कर देखेंगे, हर स्टैंडर्ड में आएगा। उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और स्टडी अलग अलग होगी और सब स्पेसिफिक होते हैं। ये जो हमने पढ़ाया अभी वो क्या था, जनरल था। तो ये आपने इंट्रोडक्शन और फ्रेमवर्क अभी कंप्लीट किया है। और अब हम शुरू करेंगे इसके बाद कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए गाइडिंग फैक्टर क्या है। एंड दैट गाइडिंग फैक्टर इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है IFRS 18। इससे पहले जो स्टैंडर्ड था यहाँ पे था वो था IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आ गया IFRS 18, ये ज्यादा एनलार्ज्ड है,
अगर एनालिसिस करेंगे, वैसे तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आईएएस 1 में क्या लिखा था, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ा है या थोड़ा बहुत शेड्यूल 3 देख लिया है, जो मेन डिफरेंस है आईएफआरएस 16 में और आईएएस 1 में, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में कुछ बहुत चेंजेस नहीं दिखेगा, बट प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो प्रेजेंटेशन है उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं। और इसके अलावा जो फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर भी काफी चेंजेस आए हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड है, इसको जितना बेहतर आप समझेंगे उतना बाकी और स्टैंडर्ड आप बेहतर समझेंगे, क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंस आएगा कि आइटम पीएल में जाएगा या बैलेंस शीट में, और जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो आपको पीएल और बैलेंस शीट के बारे में समझ आनी चाहिए ताकि दूसरे स्टैंडर्ड में आप उसका यूज कर सकें। तो अब हमारे पास जो अगला स्टैंडर्ड है वो आईएफआरएस 18। इंड एस 118। इसके बारे में हमें डिटेल जानकारी लेनी है, और ये आपको डिटेल में पढ़ना और समझना भी होगा कि इसमें क्या है, क्योंकि आईएएस 1 का यूज अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में आईएएस 1 का कोई यूज आफ्टर 31 मार्च 2026 नहीं रहेगा। 31 मार्च 2026 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इंडिया की बात करें तो एज पर इंड एस 1 यानी एज पर आईएएस 1 बन रहा है। 31 मार्च 2027 से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा दैट विल बी एज पर आईएफआरएस 18 यानी इंड एस 118। और जो हमारे पास में दूसरी कंट्री है वहां पे तो ऑलरेडी ये इफेक्टिव हो चुका है स्टैंडर्ड। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो मॉडर्न प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट है दैट रिक्वायर्ड इज गवर्न्ड बाय 18118। तो अब इसके ऊपर हमें दो अलग अलग चीजें पढ़नी है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते किसे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। ये हो गया इसका सेगमेंट नंबर 1। सेगमेंट नंबर 2 में आप स्टडी करेंगे बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या इंक्लूजन होगा और उसकी क्या एनालिसिस होगी। याद ये भी रखना है आपको कि स्टैंडर्ड कभी फॉर्मेट नहीं बताता, जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री, कि इस स्टैंडर्ड के आने की वजह से क्या क्या चेंजेज आएंगे शेड्यूल 3 में, वो मिनिस्ट्री प्रेस्क्राइब करेगी कि कौन कौन से चेंजेज आने। बट ये स्टैंडर्ड आपको ये जरूर बता देगा कि पीएल में कौन कौन से आइटम आप इंक्लूड करेंगे, और जो ये स्टैंडर्ड बता देगा उससे कम आइटम इंक्लूड नहीं कर सकता कुछ कोई भी, उससे ज्यादा आप कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। तो एक सेगमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते किसे हैं, उसके फीचर्स क्या हैं उसके लिए है। दूसरा सेगमेंट हमारे पास बैलेंस शीट का है। तीसरा सेगमेंट प्रॉफिट लॉस का है, प्रॉफिट लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद मटीरियलिटी और मैनेजमेंट कमेंट्री पे है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और इसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अभी ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि फिर बीच में ब्रेक लेंगे तो गड़बड़ होगा, उसके बाद फिर इसको इकट्ठा शुरू करते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं आईएफआरएस 18 इंड एस 118, और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड का नाम है वो है सिंपल बहुत, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले देखिए कि ये स्टैंडर्ड को बनाया क्यों। कह रहा है टू प्रेस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
to ensure they provide relevant information that faithfully represents and entity assets, liabilities, equity, income and expenses. अभी फ्रेमवर्क में पढ़ रहे थे कि किसी भी एंटिटी में हमारे पास में बैलेंस शीट के लिए 3 चीजें हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, और पीएल के लिए 2 चीजें, इनकम और एक्सपेंसेज। तो आप उसको फेथफुली कैसे प्रेजेंट करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे, उसी के ऊपर ये स्टैंडर्ड बना है। कभी टाइम मिले तो अगर कोई पुराना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिल जाए, 10 साल 15 साल यानी 20-25 साल पहले जो बनाते थे, आप चेक करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही बड़ी इनकंसिस्टेंसी थी। हम कहीं कुछ दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं, किसी का कोई सेंस नहीं निकल रहा। ये स्टैंडर्ड गाइडिंग फैक्टर है और ये गाइडिंग फैक्टर ये बताएगा आपको कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स, तो उसमें किस चीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे और कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ये मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहां पे। इसके स्कोप में क्या क्या शामिल है? द स्टैंडर्ड अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग दोज दैट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कई बार ऐसा लगता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर अलग होगी और सेपरेट की अलग होगी। पहले तो सेपरेट, कंसोलिडेटेड और स्टैंड एलोन, इन तीनों का मतलब समझिए। वैसे ये चीजें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है, लेकिन तब तक आते आते कई बार ये रेफरेंस आ जाएगा। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो पेरेंट कंपनी ग्रुप का अकाउंट प्रेजेंट करती है, उसको क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड। याद रखें, पेरेंट कंपनी 2 अकाउंट बनाती है, एक अपना, उसको हम कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड एलोन नहीं, सेपरेट। स्टैंड एलोन वर्ड वहां यूज होता है जो कोई ग्रुप का अकाउंट प्रेजेंट नहीं करती, वो स्टैंड है और अकेले खड़ा है। जैसे एक कंपनी है, उसकी कोई पेरेंट नहीं है, उसकी कोई सब्सिडी नहीं है, तो वहां जो लेजर अकाउंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैंड एलोन। और अगर मैं अपना अकाउंट अलग दिखा रहा हूं और अपने ग्रुप्स का जोड़ के अलग दिखा रहा हूं, तो वहां जो अपना अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अडानी एंटरप्राइज है, तो अडानी एंटरप्राइज अगर अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है तो उसके 2 अकाउंट बनेंगे, एक कंसोलिडेटेड और दूसरा सेपरेट। मेरी बात समझ में आ रही? और कोई कंपनी है इंडिविजुअल स्टैंड एलोन खड़ी है, उसका जो अकाउंट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंड एलोन। तो स्टैंड एलोन और सेपरेट का अगर आप सिग्निफिकेंस देखो तो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 अलग अलग वर्ड यूज किया है। ये स्टैंडर्ड क्लियर करके कहता है चाहे आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करो या कंसोलिडेटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेपरेट प्रेजेंट होगा तब भी, कंसोलिडेटेड प्रेजेंट होगा तब भी, दोनों ही केस में आपको यही वाला स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन के लिए फॉलो करना है। मतलब प्रेजेंटेशन के लिए कोई और स्टैंडर्ड फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। कंसोलिडेटेड भी इसी में बनेगा, सेपरेट भी इसी के हिसाब से बनेगा। The standard does not apply to a structure and content of the condensed interim financial statement. अगर हम कोई interim financial statement बनाएंगे उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसके लिए IAS 34 सेपरेट बना हुआ है। एंट्रिम का मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 महीने से कम का बनता है उसको टेक्निकली एंट्रिम कहते हैं। जैसे इंडिया में लिस्टेड कंपनी कहती है कि हर क्वार्टर में अकाउंट बनाओ, तो वो जो हर क्वार्टरली अकाउंट बनता है दैट अकाउंट इज कॉल्ड एंट्रिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एंट्रिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपके पास अलग से स्टैंडर्ड है, वहां पे ये वाला स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। द स्टैंडर्ड यूजेस टर्मिनोलॉजी दैट इज सुटेबल फॉर प्रॉफिट एंटिटीज एंड इंक्लूडिंग पीएसयू। अगर इस स्टैंडर्ड में आप टर्मिनोलॉजी देखेंगे जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो यहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और पीएसयू के लिए अप्लाई होता है। बट अगर आप एनपीओ का अकाउंट बना रहे हैं तब भी ये स्टैंडर्ड लगेगा। आप जो टर्मिनोलॉजी है उसको चेंज कर लीजिए, मतलब स्टैंडर्ड सेम रहेगा, टर्मिनोलॉजी आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। If entities with non-profit activities in a private sector or public sector apply the standard, they may need to amend the description used in the line items in the financial statement and financial statements themselves. जैसे अगर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं और आप एनपीओ हैं तो आप इनकम एक्सपेंडिचर यूज कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं।
मेरी बात समझ में आ रही? वो आपको पावर देता है कि आप अपने आप जो टर्मिनोलॉजी वो चेंज कर लेना, उसके लिए अलग से कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया जाएगा, स्टैंडर्ड यही रहेगा, आपके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है आप टर्मिनोलॉजी बदल लो। फाइनेंशियल रिव्यू बाय मैनेजमेंट इज आउट ऑफ द स्कोप फ्रॉम द स्टैंडर्ड। जो फाइनेंशियल रिव्यू मैनेजमेंट करती है वो इस स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं, वो सेपरेटली आपके जो भी मैनेजमेंट रिव्यू करेगी वो अलग से बनाए, मतलब इस टेंडर में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्टिव और स्कोप को आप पहले समराइज कर लें तो क्या है ऑब्जेक्टिव और स्कोप, वन बाय वन ही लिखते चलेंगे, नहीं तो यहां पे एक बार पढ़ के एक बार लिखना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ये बड़ा स्टैंडर्ड है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। स्कोप ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट to ensure faithful representation, faithful and relevant information of assets, liability, equity, income and expenses. स्कोप में क्या है? द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल both for applicable for separate and consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अप्लाई होता है और कंसोलिडेटेड में भी, दोनों में अप्लाई होगा। नॉट एप्लीकेबल फॉर एंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज फॉर प्रॉफिट एंटिटी and PSU
however can be used for other यानी एनपीओ with suitable modification। आप सुइटेबल मॉडिफिकेशन के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं अदर पर्पस के लिए। फाइनेंशियल रिव्यू बाय मैनेजमेंट इज आउटसाइड स्कोप ऑफ दिस टेंडर। जो फाइनेंशियल रिव्यू है इस टेंडर के स्कोप से आउट है। फाइनेंशियल रिव्यू इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस टेंडर। क्लियर है पॉइंट? पॉइंट नंबर 2 पे आइए। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जनरल रिक्वायरमेंट क्या हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। वैसे सिंपली आप समझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस को प्रेजेंट करना है, यही इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ए रिपोर्टिंग एंटिटी, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेज, असेसमेंट ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो टू द एंटिटी, असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टेवॉर्डशिप, मतलब मैनेजमेंट ने कैसे मैनेज किया एसेट लायबिलिटीज को, ये बात आप फ्रेमवर्क में भी पढ़ चुके हैं। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बैलेंस शीट, एक पीएल अकाउंट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक चेंजेज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इफ रिक्वायर्ड। मैंने बोला था कि जब पहली बार कोई आईएफआरएस अडॉप्ट करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है, तो 3 बैलेंस शीट बनती है, एक इस साल के एंड में, एक पिछले साल के एंड में और एक पिछले साल के बिगिनिंग में। तो वो हर जगह 3 बैलेंस शीट बनेगी जरूरी नहीं है, वो आपको बताएंगे कब कब 3 बैलेंस शीट बनती है। द रोल ऑफ प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स। प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का और उसके नोट्स का मतलब क्या है, क्यों बनाते हैं? The role of primary financial statement is to provide a structured summaries of entity assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flow that are useful to user. Those summaries are useful for obtaining an understandable overview of the entity assets, liabilities, equity, income, expenses, and cash flow, making comparison between entities and between reporting period for the same entities. मतलब तो वो अलग अलग एंटिटी का कंपैरिजन कर सके, अपनी एंटिटी के अंदर भी कंपैरिजन कर सके। आइडेंटिफाई आइटम अबाउट एरियाज अबाउट विच यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विश सीक एडिशनल इंफॉर्मेशन इन नोट्स। अगर किसी चीज के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी जानकारी मिल जाएगी। एन एंटिटी शुड कंसीडर द रोल ऑफ प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डिसाइडिंग वेदर टू इंक्लूड मटेरियल इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन नोट्स। The role of the notes is to complement the primary financial statement by providing additional information to
enable user to understand the line item presented in the primary financial statement, supplement the primary financial statement with additional information to meet the objective of the financial statement. This standard require the consideration of materiality while assessing what information to include in the financial statement or disclose in the notes. मटीरियलिटी के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। मटीरियलिटी क्या है? कौन सी चीज आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है लाइन सब लाइन आइटम में, और कौन सी चीज आपको नोट्स में एक्सप्लेन करनी है। ये दोनों बातें बिल्कुल डिस्टिंक्ट और अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही? ये दोनों बातें क्या है? बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और ये मटीरियलिटी के बेसिस पे डिसाइड होता है। और ये चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। अगर आप पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स या लिटरेचर पढ़ें तो कहते हैं मटीरियलिटी है तो आप इंफॉर्मेशन दिखाएं, नहीं है तो ना दिखाएं। अब ये कहता है कि अगर मटीरियलिटी है तो किस अमाउंट को आपको बैलेंस शीट में सेपरेट दिखाना है और किसको सेपरेट नहीं दिखाना है, ये भी मटीरियलिटी का असेसमेंट होगा। मतलब कहां पे आप क्लबिंग कर सकते हैं और कहां पे क्लबिंग नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली सिंपल मतलब मटीरियलिटी का होता है जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, वो सारे के सारे आइटम क्या है? मटीरियल। कोई भी आइटम अगर यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे आप? मटीरियल आइटम। मटीरियलिटी पे और गाइडेंस आगे है। इट ऑल्सो गिव्स एडिशनल गाइडेंस फॉर एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन टू असिस्ट एंटिटीज with determining whether material information is presented in the financial statement or disclosed in the notes. Amount required to be presented in the financial statement or disclosed in the notes by another standard do not need to be presented or disclosed if the resulting information is not material. अगर कोई इंफॉर्मेशन मटीरियल नहीं है, कह रहा है अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डिस्क्लोज इन द नोट्स बाय अदर स्टैंडर्ड डू नॉट नीड टू बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इफ द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट मटीरियल। कहने का मतलब है अगर मटीरियल है तो आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे, और अगर मटीरियल नहीं है तो आपको कोई सेपरेट प्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले मटीरियलिटी का जजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मटीरियलिटी का जजमेंट नहीं कर लेते फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर ना करें। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करेंगे? टू प्रोबेबल ए यूजफुल स्ट्रक्चर समरी इन द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन एंटिटी शैल कंप्लाई विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स the determination the structure of the statement. Some standard require a specific line item to be presented in the primary financial statement. An entity need not present separately a line item in primary financial statement if doing so is not necessary for the statement to provide a useful structured summary. An entity shall present additional line item and subtotal if such presentation are necessary for primary financial statement to provide a useful structured summary. अब ये लिटरेचर क्या कह रहा है? जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड है, वो कहता है कि भाई इसको आप सेपरेटली बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि सब कुछ कहने के बाद भी अगर आपको लगे कि किसी चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी नहीं है सेपरेटली लाइन आइटम में, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि एडिशनल लाइन आइटम की जरूरत है तो आप एडिशनल लाइन आइटम टोटल और सब टोटल डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल व्यूज देता हूं, ध्यान देना। ये तो स्टैंडर्ड है जिसमें आपको ये सारे फ्लेक्सिबिलिटीज दिख रहे हैं। जब शेड्यूल आते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट उस रूल नोटिफाई करती है, करेंटली जैसे शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में आप देखेंगे कि उसमें मिनिमम लाइन और सब लाइन आइटम दे रखा है। अब कभी ध्यान से देखना, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट उठाओ और कोई कंपनी है उसका बैलेंस शीट उठाओ, दोनों में आपको बिल्कुल मैचिंग नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा शेड्यूल 3 में तो ये 10 आइटम थे, यहां पे तो इसने 50 आइटम बना रखे, सबके टोटलिंग सब टोटलिंग भी अलग कर रखी है। आप शेड्यूल 3 में जाओ तो आपको बैलेंस शीट में एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल दो ही टोटल दिखेगा। आप प्रैक्टिस में देखो तो शेयर होल्डर फंड का टोटलिंग अलग दिखेगा, अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है तो उसको जोड़ के अलग दिखेगा। आपको लायबिलिटीज का टोटल अलग दिखेगा नॉन करंट का, फिर करंट लायबिलिटीज का टोटल अलग दिखेगा, फिर टोटल लायबिलिटीज का टोटल अलग दिखेगा, फिर आपको टोटल दिखेगा।
यानी बड़े सारे सब टोटल्स दिखेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे भी लाइन और सबलाइन आइटम दिखेंगे जो लाइन और सबलाइन आइटम शेड्यूल 3 में रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों होता है उसको यहां पे समझिए। यह कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई लाइन आइटम और सबलाइन आइटम ऐड करना जरूरी है ताकि जो प्राइमरी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बेहतर समझ आए, तो आप लाइन आइटम, सबलाइन आइटम, टोटल और सब टोटल ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जरूरी नहीं है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही? बट अब अगर ये तो मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन शेड्यूल 3 में अगर कोई लाइन आइटम और मिनिमम लाइन आइटम फिक्स कर देता है तो फिर उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि शेड्यूल 3 में जो चीजें लिखी गई हैं वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कौन सी रिक्वायरमेंट है? मिनिमम। उतने रिक्वायरमेंट्स आपको देने ही पड़ेंगे। उसके आगे अगर आप कुछ देना चाहें और जोड़ सकते हैं, नहीं जरूरत लगे तो आप हटा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? तो शेड्यूल 3 यानी जिस जिस कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, वहां सरकार कहती है इतनी जानकारी तो हमें मिनिमम चाहिए। इससे ज्यादा जानकारी आप देना चाहें वो आपकी मर्जी है। चूंकि जो स्टैंडर्ड बना है, स्टैंडर्ड तो किसी शेड्यूल और किसी बाउंड्री में बनता नहीं है, तो सारी दुनिया के लिए एक बनता है। तो ये कहते हैं कि जिन जिन चीजों की जरूरत यूजर को है वो तो आपको लाइन आइटम, सब लाइन आइटम, फर्दर लाइन आइटम सब जोड़ सकते हैं, टोटल, सब टोटल सब जोड़ सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? बट जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़िए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? एन एंटिटी सेल क्लियरली आइडेंटिफाई ईच प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स। इन एडिशन, एन एंटिटी सेल डिस्क्लोज prominently and repeat when necessary for information provided to be understandable, the name of the reporting entity or other means of identification, and any change in the information from the end of the preceding reporting period, whether the financial statement are not of an individual entity or group entities, the date of the end of the reporting period or the period covered by the financial statement, the presentation currency, the level of rounding up used for the amount in the financial statement. Reporting की frequency क्या है? Frequency of reporting. An entity shall provide a complete set of financial statement at least annually. मतलब एक बार आपको एक साल में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही है। When an entity change the end of its reporting period and provide financial statement for period longer or shorter than 1 year, the entity shall disclose in addition to the period covered by the financial statement the reason for using longer or shorter period and the fact that the amount included in the financial statement are not entirely comparable. नॉर्मली तो हर साल में एक बार बनाते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने ज्यादा पीरियड ले लिया या कम पीरियड ले लिया, मतलब या तो पीरियड बढ़ा 15 महीने ले लिया या फिर 9 महीने ले लिया, अगर ऐसा कभी भी आपने प्राइमरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड है वो चेंज कर दिया, ज्यादातर कंट्रीज में तो कंसिस्टेंसी ले आते हैं, जैसे इंडिया के अंदर कंसिस्टेंसी है, आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ दे तो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल से ज्यादा या कम हो सकता है, बट बाकी सब 12-12 महीने का कंसिस्टेंट बनाया हुआ है। बट सारी दुनिया में ये नहीं है, कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड ऊपर नीचे हो तो आपको उसके लिए पूरी कंपेरेबिलिटी देनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन। An entity shall retain the presentation, disclosure and classification of the item in the financial statement from one reporting period to the next, unless it is apparent following a significant change in the nature of the entity operation or a review of financial statement that another presentation, disclosure or classification would be more appropriate having regard to the criteria for selecting and applying accounting policies. A standard require a change in presentation, disclosure or classification. Correct? Consistency of presentation, disclosure and classification. आप प्रेजेंटेशन हो, डिस्क्लोजर हो, क्लासिफिकेशन हो, वन पीरियड टू अनदर पीरियड सेम प्रिंसिपल अप्लाई करें, उससे कंपेरेबिलिटी फैसिलिटेट होती है। इस पीरियड में कुछ और कर दिया, अगले पीरियड में कुछ और कर दिया, तो फिर कंपेरेबिलिटी में क्या आएगी? दिक्कत। कब आपको ऐसा नहीं करना है? अनलेस
इट इज अपेरेंट फॉलोइंग ए सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर ऑफ एंटिटी ऑपरेशन। एंटिटी पहले कुछ और कर रही थी, अब अपने से काम बदल दिया, काम बदल दिया तो क्लासिफिकेशन चेंज होगी। और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट अनदर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर और क्लासिफिकेशन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट हैविंग रिगार्ड टू द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर कभी आपको लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने से प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाए तो भी प्रेजेंटेशन आप चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड्स ए चेंज इन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर और क्लासिफिकेशन। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन except standard permit otherwise an entity shall provide comparative information, that is information for preceding period for all amounts reported in current period financial statement. An entity shall include comparative information for narrative and descriptive information if it is necessary for understanding the current period financial statement. मतलब पिछले साल का आप कंपैरेटिव जरूर देंगे, अगर कंपैरेटिव है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट और रिक्लासिफिकेशन। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी बदलेगी तो आप बैकडेट से बदलेंगे, मतलब जिस डेट से ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुआ उसी दिन से सारी कैलकुलेशन होती है। बट आईएफआरएस के अंदर एक चीज जरूर लिखी है कि अगर बैकडेट से बदलना इम्प्रैक्टिकेबल हो तो आप प्रोस्पेक्टिव चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड बना हुआ, वहां पे ज्यादा डिटेल है। If an entity change the presentation, disclosure or classification of item in the financial statement, it shall reclassify comparative amount unless reclassification is impracticable. When an entity reclassify comparative amount, it shall disclose, including as the beginning of the preceding period, the nature of the transaction, the amount of each item or class of item that is reclassified, and the reason for the reclassification. When it is impracticable to reclassify comparative amount, an entity shall disclose the reason for not reclassifying the amount. कह रहा है जब impracticable हो तो यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों ऐसा नहीं कर पाए। द नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, आपने कौन सा एडजस्टमेंट किया, किस नेचर का एडजस्टमेंट किया। An entity shall present a third balance sheet at the beginning of the preceding period. In addition to the comparative information required, it apply an accounting policy retrospectively, make retrospective restatement or items of the financial statement or reclassify item in the financial statement, and the retrospective application, retrospective restatement or reclassification has material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period. तो दो केस में मैंने बताया था आपको तीन बैलेंस शीट बनती है। एक बार जब पहली बार हम आईएफआरएस स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तब, और एक बार जब अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई एरर्स हो जिसका इंपैक्ट पिछले साल के बिगिनिंग में या उससे बैक का आ जाए, तब करते हैं। दो केस में तीन बैलेंस शीट बनती है, बाकी केसेज में तीन बैलेंस शीट वाली बात नहीं है। तो ये कहता है जनरल रिक्वायरमेंट है ये जो आपने बात पढ़ी है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ना कोई एजम्पशन है ना कुछ है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये सब जनरल रिक्वायरमेंट है और ये सारे रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के, तभी ये माना जाएगा कि आप प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। मतलब जितनी चीजें अभी आपने पढ़ी है, अभी ये ना कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, ना ये फीचर्स रहा, ना ये एजम्पशन रहा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के जनरल रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये सारे फीचर्स इंक्लूड करते हैं तो माना जाएगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर आईएफआरएस बनाया, और अगर नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपने कुछ भी नहीं किया। पहले इसको ब्रीफ में समराइज कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन about a reporting entity assets, liabilities, equity,
इनकम एक्सपेंसेज, कैश फ्लो, एंड मैनेजमेंट स्टेवॉर्डशिप। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लीट सेट में क्या क्या शामिल है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी एट एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, कंपेरेटिव टू बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, शो की एट एंड ऑफ preceding period, notes to account, balance sheet at beginning of preceding period if required। अगर जरूरत पड़े तो प्रीसीडिंग पीरियड के बिगिनिंग में एक आप बैलेंस शीट बनाएंगे, हमेशा जरूरी नहीं है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है। अभी मैं केसेज आगे बता दूंगा कब जरूरत पड़ेगी। सी, रूल्स ऑफ प्राइमरी पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रूल्स ऑफ प्राइमरी पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। obtaining understandable overview, obtaining understandable overview, making comparison between entities,
अंडरस्टैंडिंग लाइन आइटम्स ये जो नोट्स लिखते हैं आप, उससे लाइन आइटम्स की जानकारी आपको बेहतर मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग लाइन आइटम्स additional information to meet objective of financial statements consideration of materiality inclusion of only material item inclusion of only material items in line items or notes. Information to be presented in the primary financial statement. Information to be presented in the primary financial statement. A structured summary in primary financial statements a specific line item to be included increase or decrease line items and total subtotals as per information need of the users. यूजर्स के इंफॉर्मेशन नीड के हिसाब से आप टोटल सब टोटल्स और जो भी होगा उसको चेंज करेंगे। मतलब जहां जरूरत है बढ़ा दो, जहां जरूरत नहीं है हटा दो। ई आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
Identification of financial statement. An entity shall clearly identify each primary financial statement and the notes. Entity must disclose फॉलोइंग। ये सारी चीजें एंटिटी को डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। नेम ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, नेम ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडिविजुअल और ग्रुप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिविजुअल का है या ग्रुप का है, एंडिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वंस एनुअली, अगर शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड आप करेंगे तो आप डिस्क्लोजर देंगे। एटलीस्ट वंस एनुअली, कम से कम एक बार, एक आप हर साल करेंगे। शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड इफ एनी shall be disclosed। मतलब अगर आप 12 महीने से ज्यादा करते हैं या 12 महीने से कम, तो आप उसका रीजन बताएंगे और डिस्क्लोजर देंगे। कंसिस्टेंसी, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर।
shall be consistent from one period to another। जो भी आप करेंगे वो कंसिस्टेंट रखेंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज की बात है तो ठीक है, अदरवाइज आप हमेशा कंसिस्टेंट रखेंगे एक पीरियड से दूसरे पीरियड। कंपैरेटिव, entity must present current period and previous period फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना जरूरी है, एक्सेप्ट स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट बाय स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट ना कर दिया हो तो आपको डिस्क्लोजर देना जरूरी है। चेंजेज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसके बारे में ज्यादा यहां नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है। वैसे उस स्टैंडर्ड में भी रिवीजन आ गया, उसके भी नाम बदल गए हैं। चेंजेस शैल बी अप्लाइड, यहां पे ये मैंने बता रहा हूं क्यों चेंज करते हैं, कैसे अलग स्टैंडर्ड है ही, उस पर डिटेल डिस्कशन होना है। तो चेंजेस शैल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल ना हो तो आप चेंजेस को या क्या अप्लाई करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे, प्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करेंगे। इन केस ऑफ चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे, इन केस ऑफ चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली ए बैलेंस शीट एट बिगिनिंग ऑफ preceding period is required। अगर चेंज होगा तो आप प्रीसीडिंग पीरियड के बिगिनिंग में एक बैलेंस शीट जरूर बनाएंगे। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होगा तो दो ही केस में 3 बैलेंस शीट बनती है। एक बनती है तब जब हमने अकाउंटिंग पॉलिसी बदली हो, और दूसरा तब बनाते हैं जब हमने
पहली बार आईएफआरएस का इंप्लीमेंटेशन किया हो या इन इंडेस का इंप्लीमेंटेशन किया। अब ये जो जितनी बातें मैंने आपको नोट कराई हैं, ये ना एजम्पशन है ना फीचर्स है, ये रिक्वायरमेंट है, यानी बिना इसके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। अगर ये सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो माना जाएगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। अगर ये सारी चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बना ही नहीं। तो अब ये रिक्वायरमेंट की बात आ गई है। पहले इसमें से कुछ चीजें होती थी एजम्पशन, कुछ चीजें होते थे फीचर्स, अब वो सारी चीजों इन्होंने हटा दी और अब कहते हैं ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने ए से आई तक नोट कराया, ये है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन रिक्वायरमेंट्स को पढ़ने के बाद एक और पॉइंट है इस पे जिसमें थोड़ा डिटेल किया है, वो है एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन, और उसके बाद डायरेक्ट शुरू कर देते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना। एग्रीगेशन डिसएग्रीगेशन के प्रिंसिपल्स देख लीजिए आज। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीगेशन एंड डिसएग्रीगेशन मतलब कब आप जोड़ेंगे और कब स्प्लिट करेंगे। एन एसेट लायबिलिटी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और रिजर्व इनकम एक्सपेंसेज और कैश फ्लो or any aggregation or disaggregation of such asset liabilities equity income expense or cash flow, a line item is an item that is presented separately in the primary financial statement. Other material information about item is disclosed in notes unless doing so would override specific aggregation or disaggregation requirement. An entity shall classify and aggregate assets, liabilities, equity, income, expense और कैश फ्लो इनटू आइटम्स बेडेड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जब आप एग्रीगेशन करेंगे तो आप देखो कि आइटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मतलब अगर एक जैसे आइटम आपको दिख रहे हैं तो उसको जोड़ने में दिक्कत नहीं। अब इन्होंने जो नए लिटरेचर बनाए हैं वो लिटरेचर कहता है कि अपार्ट कि हम हर चीज कस्टमाइज कर दें, आप रिक्वायरमेंट चेक इंप्लीमेंट करो एंटिटी स्पेसिफिक बेसिस पे। हर एंटिटी में जाके जज करो कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मैचिंग है एसेट्स के, उनको जोड़ो। अगर मैं एक ब्लैंकेट रूल दे दूं कि हर जगह, जैसे आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ेंगे वहां पे कुछ ग्रुपिंग की गई है, जैसे लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फिर हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी है, हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, शिप है, क्या कहते हैं एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट, बियरर प्लांट है। ये कुछ कस्टमाइज्ड क्लासिफिकेशन गिवन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो एंटिटी बाय एंटिटी, रियल एस्टेट में जाएं तो वहां पे लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, किसी और कंपनी में जाए तो लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और हैं। तो वो तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आ गई, क्यों इन्वेंट्री बोलेंगे या फिक्सेड्स। लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करें तो लैंड की अगर क्लासिफिकेशन हो, किसी कंपनी ने मान लो एग्रीकल्चर लैंड होल्ड की है और फिर उसी कंपनी ने रेजिडेंशियल लैंड भी होल्ड की और उसी ने कॉमर्शियल लैंड भी होल्ड की है, और सारे लैंड को हम एक जगह ही जोड़ दें तो यूजर्स को समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिडेंशियल से मैच नहीं करती और रेजिडेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमर्शियल से मैच नहीं करती। तो ये कहने कि आप शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करो क्या है। डिसएग्रीगेटिंग आइटम बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट शेयर्ड। अगर शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं कर रहा तो उसको डिसएग्रीगेट कर दो, मतलब स्प्लिट कर दो, तोड़ दो। एग्रीगेट और डिसएग्रीगेट आइटम टू प्रेजेंट लाइन आइटम इन द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट फुलफिल द रोल ऑफ द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रोवाइडिंग यूजफुल स्ट्रक्चर्ड समरी। Aggregate or disaggregate item to disclose information in notes that fulfill the role of the notes in providing material information and ensure that the aggregation and disaggregation in the financial statement do not obscure material information. An entity shall label and describe item presented in primary financial statement that total, subtotal, line item or items disclosed in the notes in a way that faithfully represent the characteristics of the item. To faithfully represent an item, an entity shall provide all description and explanation necessary for a user of financial statement to understand the item. In some cases, an entity might need to include in the description and explanation the meaning of the term and the entity use information about how it has aggregated or disaggregated asset, liability, equity, income, expense and cash flow.
अब इसको एक जनरलाइज सेंस में समझने की कोशिश करिए। आप अगर अभी फिलहाल कहीं पे देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एग्जिस्टिंग बेसिस पे बनता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कस्टमाइज्ड। आपके पास एक ग्रुप दे दिया गया है, आप उस ग्रुप में सबको उठा उठा के जोड़े जा रहे हैं। अगर आप रीडर होते, अगर आप प्रिपेयर ना होते, रीडर होते, मैंने पिछले दिन भी डिस्कशन किया था कि मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द इंडस्ट्री आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड अपार्ट फ्रॉम यूजर ओरिएंटेड। और ये मैं छोटी एंटिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी एंटिटीज में भी ये प्रॉब्लम होती है। मैनेजमेंट को जो सुटेबल लग रहा है उसके हिसाब से फाइनेंशियल्स बन जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम की जो यूजर स्पेसिफिक हो वो बनाए जाए। आपने सारे ऑफिस इक्विपमेंट को एक जगह जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस इक्विपमेंट इंक्लूड दिस टेलीविजन, कंप्यूटर इक्विपमेंट, कैमरा, बहुत सारी चीज। बोलो यस और नो। अब ये ऑफिस इक्विपमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैचिंग है? अगर आप एक चीज दिखा देंगे और नोट्स में जाकर के उसको अलग अलग डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो समझने वाला उसको इंटरप्रेट के बजाय मिस इंटरप्रेट कर लेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है किसी चीज का एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन करने से पहले आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी स्टडी कीजिए, एसेट्स और लायबिलिटीज की, और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसकी ग्रुपिंग और स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऐसा कीजिए नोट्स के अंदर ताकि पढ़ने वाले को हर कुछ समझ आए। द ऑब्जेक्टिव इज कि मैनेजमेंट ओरिएंटेड या कस्टमाइजेशन के बियॉन्ड जाके आप यूजर ओरिएंटेड और इंटरप्रेटिंग ओरिएंटेड नोट्स और लाइन आइटम और सब लाइन आइटम बनाएं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एग्रीगेशन और डिसएग्रीगेशन को अलग से डील किया है कि किसको जोड़ना है और किसको नहीं जोड़ना है। अगर कोई चीज जुड़ा भी हुआ है और दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शेयर्ड नहीं हो रहे हैं तो आप उसको तोड़ के दिखा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कन्वर्टिबल डिबेंचर इंक्लूड्स बोथ इक्विटी एंड लायबिलिटी कंपोनेंट। कन्वर्टिबल डिबेंचर कहने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बट उसके अंदर दो इक्विपमेंट है, इक्विटी भी है और लायबिलिटी भी है। तो अगर हमने उसको डिसएग्रीगेट नहीं किया, इन्हें स्प्लिट नहीं किया, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। इसलिए जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो कन्वर्टिबल डिबेंचर को आप इक्विटी और लायबिलिटी में क्या कर देते हैं? स्प्लिट। क्या कर देते हैं? इक्विटी लायबिलिटी में स्प्लिट। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है जब हम क्या करेंगे? एग्रीगेट और डिसएग्रीगेट। और अगला पॉइंट है इसका ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग का मतलब सिंपल होता है नेट ऑफ करना। An entity shall not offset asset and liability income or expenses unless required or permitted by standard। यहां पे इसने स्टैटिक अप्रोच लिया है कि आप किसी भी आइटम को तभी नेट कर सकते हैं, मतलब एसेट्स में से लायबिलिटी तभी माइनस कर सकते हैं जब किसी स्टैंडर्ड में परमिटेड हो, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। मतलब जनरल ऑफसेट के रूल खत्म कर दिए। अब डेफर्ड टैक्स एसेट आप नेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट प्रेजेंट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड में लिखा है तो नेट प्रेजेंटेशन होगा। अपनी मर्जी से अब किसी भी एसेट और लायबिलिटी को आप नेट नहीं कर सकते। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के। एग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन और ऑफसेटिंग पे नोट्स में अगले दिन दिखाऊंगा और फिर शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत बहुत धन्यवाद।